Greetings, dear students. Today we are going to start with the next topic, that is internal reconstruction. We have understood what external reconstruction is, and now we are going to talk about internal reconstruction. So when we say the term internal, that means it is within the company. There is no other company which is involved in this whole process. And reconstruction means that reorganizing the balance sheet of that company. So when we talk about internal reconstruction, इसमें एक ही कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जब वो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिवाइज करती है या रीऑर्गेनाइज करती है, दिस इज़ रेफर्ड टू एज इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. So when we talk about internal reconstruction, the first question that comes to our mind is that why is there a need to do such a thing, right? So internal reconstruction, अगर हम कह रहे हैं कि कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? So what are the objectives of internal reconstruction? And that also becomes an important theoretical question from this chapter. तो आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि what are the objectives of internal reconstruction? So internal reconstruction is basically meant to give a better view of the state of affairs of the company. As you all know that when we prepare the balance sheet, we show the assets and liabilities of the company, right? So the idea is that कि जो आपकी capital है उतने आपके पास असेट्स हैं, तभी आपके जो हम कहते हैं कि इतने हमारे कैपिटल है और उसके प्रोपोर्शनेट हमारे पास असेट्स हैं. दैट मीन्स द कैपिटल इज़ बैक्ड बाय असेट्स. लेकिन अगर रियलिटी में ऐसा ना हो, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है ऑफ द कंपनी. और ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर आपके जो असेट्स हैं दे आर ओवर वैल्यूड, मतलब जो आप उनकी कीमत दिखा रहे हो अपनी बुक्स में, उनकी वास्तविक कीमत वो नहीं है. इसका मतलब आपके जो असेट्स हैं उनकी रियल वैल्यू कम है और आप उसे ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हो. या किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए हैं, कई सालों से उसमें लॉस अक्यूमुलेट होता जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी शेयर कैपिटल है इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एडिक्वेट असेट्स, राइट? तो इन दैट केस जो एक्चुअल पिक्चर है आपकी वो ये होनी चाहिए कि द असेट्स शुड बी ब्रॉट डाउन टू देयर रियल वैल्यू. और असेट्स को अगर आप रियल वैल्यू पर लेकर आएंगे, इसका मतलब जो शेयर कैपिटल है उसको पे करने के लिए असेट्स कम पड़ जाएंगे, तो हमें उस शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस करना पड़ेगा या उसे कम करना पड़ेगा या रिवाइज करना पड़ेगा. तो एक्चुअली जो आपकी बैलेंस शीट है उसको ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी का. और अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, इसका मतलब आपको अपनी कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट या रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है, वो डिपिक्ट हो थ्रू द अकाउंट्स, राइट? सो अभी इसमें क्या हो रहा है कि अकाउंट्स कुछ और कह रहे हैं और रियलिटी कुछ और है, जो कि नहीं होना चाहिए. इस डाइकोटमी को या इस कॉन्ट्राडिक्शन को, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए हम अपनी जो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं कंपनी को या रीऑर्गेनाइज इस तरीके से करते हैं कि हमारे जो असेट्स हैं वो अपनी रियल वैल्यू पे नज़र आएँ, या हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल है इट इज़ प्रॉपरली बैक्ड बाय दी असेट्स. और यू कैन ऑल्सो से कि जो आपके शेयर्स की वैल्यू है वो कीमत वास्तविक उनकी कीमत है. तो अभी जो हम शेयर्स की कीमत लगा रहे हैं वो तो हम असेट्स की कीमत के आधार पर लगा रहे हैं, और असेट्स की वो रियल कीमत है ही नहीं जो आपको बुक्स में नज़र आ रही है. इसका मतलब हर चीज़ आप जो है रॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हो या अनफेयर प्रेजेंट कर रहे हो. रॉन्ग अगर हम ना भी कहें तो इट इज़ अनफेयर एंड इट इज़ नॉट ट्रू. सो वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर शोइंग इज़ नॉट मैचिंग विद द रियलिटी, उसका वास्तविकता के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है. तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करते हुए अपनी बैलेंस शीट को ज़्यादा रियल, ट्रू और फेयर बनाना है. इसलिए हम अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये सारे जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं. सो हाउ वी
we actually do it, that is we have to understand. So before going again into the way we reorganize or reconstruct the company internally, another important question that can come from this chapter is the difference between internal and external reconstruction. So in our first chapter we saw that external reconstruction was taking place. तो external reconstruction में क्या होता है कि हमारी कोई दो कंपनी एटलीस्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो या तो एक कंपनी के बिजनेस को दूसरी कंपनी खरीद लेती है या दो कंपनीज मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं. दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. सो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंटरनल में कोई दूसरी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो कंपनी इंटरनली अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट या रीऑर्गेनाइज कर रही है उसका पर्पस है कि वो अपनी जो है ट्रू और फेयर पिक्चर शो करे, एंड इट शुड द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड शो देयर रियल वर्थ एंड द असेट्स ऑफ द company should also be reflected at their real or true value, right? So to give meaning to all these things, or to actually implement all these things, the internal reconstruction takes place, and there are some other minor differences which you can read out from the book, but this is an important question, that what is the difference between internal and external reconstruction. Now when we talk about internal reconstruction, let us see what we have here. There are two methods that we are talking about. There are two methods. ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल, किस तरीके से आप इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंपनी को जिससे कि उसकी जो शेयर कैपिटल है वो प्रॉपरली बैक्ड हो बाय द असेट्स और इट शोज इट्स रियल वर्थ, एंड द असेट्स आर ऑल्सो ब्रॉट डाउन टू देयर रियल वैल्यू. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल या रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल. देयर आर टू मेथड्स. ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल में बदलाव कर सकते हैं. क्या बदलाव कर सकते हैं? अगर हम ऑल्टरेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. ऑल्टरेशन में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, यू कैन इंक्रीज योर शेयर कैपिटल. अगर आपको लगता है कि जो कैपिटल है कम है तो यू कैन कॉल मोर कैपिटल. वो सिंपल है, यू विल जस्ट कॉल मोर कैपिटल, दैट मीन्स योर शेयर कैपिटल विल गो अप. देन सेकेंड इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. कंसोलिडेशन का मतलब कि अभी आपके शेयर्स कम डिनोमिनेशन के हैं, जैसे 10 रुपये का है अभी शेयर, तो आप 10 रुपये के शेयर की जगह आप 100 रुपये का बनाना चाहते हो उसको, तो आप इस तरह से उसको कंसोलिडेट कर रहे हो, मतलब उसकी कीमत को, शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो, कुछ शेयर्स को मिलाकर एक शेयर बना रहे हो. तो अगर आपको अभी 10 रुपये का एक शेयर है तो 100 का एक बनाने के लिए 10 शेयर्स को मिला के एक शेयर बन जाएगा, राइट? सो make it more manageable, you can consolidate your shares. Then subdivision of shares का मतलब है कि उनकी वैल्यू को कम करना. कंसोलिडेशन का ऑपोजिट है सबडिविजन. तो अगर 100 रुपये का अभी शेयर है और आप उसको 10 का बनाना चाह रहे हो तो वो सबडिविजन ऑफ शेयर्स कहलाएगा. देन कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स. अगर आपको लगता है कि जो शेयर कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट आपको इतनी नहीं है जितना आपने इशू किया हुआ है, तो उसमें से जो अनइशूड पार्ट है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू कॉल द अनइशूड पार्ट ऑफ द कैपिटल. दैट इज नोन एज कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स. फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. You can convert the shares into stock. Stock we know is a bundle of fully paid shares. तो stock में आप convert कर सकते हैं shares को, और इसका opposite भी कर सकते हैं कि हम स्टॉक को भी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो हमने 5 मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं अबाउट द ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. वाई? बिकॉज इसमें या तो आप कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हो या शेयर्स को अलग अलग तरीके से उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हो कि ज़्यादा वैल्यू का है उसको कम में बना रहे हैं या कम को ज़्यादा में कर रहे हैं या शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्टॉक को शेयर्स में. सो इन दिस केस इट डज नॉट अफेक्ट योर टोटल शेयर कैपिटल. और अगर अफेक्ट कर रहा भी है तो सिर्फ फर्स्ट केस में है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल. या तो बढ़ रही है शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल के बढ़ने से ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं होता, बल्कि ज़्यादा पैसा आता है कंपनी के पास, राइट? लेकिन जो ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कह लीजिए, या जिसमें आपको और लोगों की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी, वो कौन सी सिचुएशन है? दैट इज द सेकेंड सिचुएशन, रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आप अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब जितनी आपकी कैपिटल है उसको कम कर रहे हैं। कैपिटल को अगर आप कम करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होती है? देखिए, शेयर होल्डर्स को तो प्रॉब्लम होगी कि उनकी कैपिटल कम हो रही है, लेकिन शेयर होल्डर्स कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो कि शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु आर एट मैक्सिमम रिस्क इन अ कंपनी। दे सिंक एंड सेल विद द कंपनी। अगर कंपनी मुनाफे में जा रही है तो वो सेल करेंगे, और अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो वो सिंक करेंगे। वो उसके साथ ही वो श्योर होता है और वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि जो भी परिस्थिति हो उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? क्रेडिटर्स को होती है। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने क्रेडिटर्स को पे करना है। तो क्रेडिटर्स जो होता है, जिससे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है या कोई और क्रेडिटर है, उसको ये भरोसा होता है कि कल को अगर मान लो कंपनी वाइंड अप भी हो जाए या इसको बंद भी करना पड़ जाए, तो ये जो शेयर कैपिटल है इसमें से हम अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। जैसा कि हमने लिक्विडेशन के चैप्टर में देखा भी है कि लास्ट में शेयर होल्डर्स की टर्न आती है, मतलब उनका भी सारा पैसा पहले सभी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूज़ होता है। अगर एंड में पैसा बचे तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो क्रेडिटर्स को ये विश्वास है कि इतनी कैपिटल तो है कंपनी के पास, उसमें से हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आप रिड्यूस करते हो शेयर कैपिटल को, तो आप उस कैपिटल को ही कम कर रहे हो। तो क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें लगेगा कि हमारे पास जो बचा हुआ एक कैपिटल का भरोसा था या एक सिक्योरिटी थी हमारे पास, वो कम हो रही है, कि कल को अगर कंपनी बंद हुई तो उसकी कैपिटल ही पहले से कम कर दी गई है, तो हमारे लिए कम पैसा बचेगा जिसमें से कि कंपनी उन्हें पे कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर्स की सहमति लेना ज़रूरी होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए। और दूसरी बात, ये कोर्ट के सहमति द्वारा ही किया जा सकता है। तो वी हैव टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल दैट वी वांट टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, वेदर वी आर अलाउड टू रिड्यूस और नॉट। तो कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से ये कारण बताना पड़ेगा कि क्यों वो रिड्यूस करना चाहती है शेयर कैपिटल को, और क्यों करना चाहेगी रिड्यूस कंपनी शेयर कैपिटल को। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं और जो असेट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, राइट। शेयर्स का मतलब होता है कि इतना वर्थ है कंपनी का, कि इतने असेट्स हैं उसके पास। तो अगर कंपनी के पास जो रियल में असेट्स हैं वो इतने नहीं है जितने शेयर कैपिटल है, इसका मतलब आपकी शेयर कैपिटल जो है वो इट इज़ नॉट बैक्ड बाय द असेट्स, कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो कंपनी के पास इतने असेट्स नहीं है जितना कि शेयर कैपिटल है। तो दिस डाइकोटमी और दिस कॉन्ट्राडिक्शन शुड नॉट रिमेन। तो कंपनी अगर जस्टिफाई करती है ट्राइब्यूनल को कि हमारे शेयर्स के रियल जो असेट्स का वर्थ है वो दिखाने के लिए हमें इस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमारे पास इतने असेट्स नहीं है जितनी कैपिटल है, तो कैपिटल को रिड्यूस करें तो ही ये शेयर कैपिटल असेट्स के बराबर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें शेयर कैपिटल को कम करना है। तो जब आप ट्राइब्यूनल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कोर्ट की हाँ ये जो कंपनी रीज़न दे रही है रिडक्शन का वो वाकई में जो है करेक्ट रीज़न है या समझ में आने लायक या उसका एक वास्तविक रीज़न है जिससे कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है, तो ही ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर देता है, राइट। तो इसका एक प्रोसीजर है कि कैसे इसको किया जाता है, दैट वी हैव रिटन हियर। इसका क्या प्रोसीजर होता है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का? सबसे पहले हमने लिखा है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल या कोर्ट के कंफर्मेशन के बगैर आप इसको नहीं कर सकते हो। और इसका जो प्रोसेस है इट इज़ लेड डाउन इन सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो पहला क्या है कि कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोविजन होना चाहिए, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में ये प्रोविजन होना चाहिए कि ये कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। अगर नहीं है आर्टिकल में प्रोविजन तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पहले आर्टिकल्स को ही रिवाइज करना पड़ेगा और उसमें ये संशोधन करना पड़ेगा कि हाँ हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आर्टिकल में
प्रोविजन नहीं है, कंपनी ये शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती। सेकेंड स्टेप है कि अब अगर पहले से प्रोविजन था आर्टिकल्स में, इट वाज ओके, अगर नहीं था तो आपने पहले आर्टिकल्स को रिवाइज किया, उसके बाद यू विल कॉल अ जनरल मीटिंग एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास्ड. Special resolution will be passed to reduce the share capital, and a copy of that resolution will be filed with the registrar of companies within 30 days of this passing of the resolution, right? ये स्टेप करने के बाद नाउ यू विल अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल, राइट. द थर्ड स्टेप विल बी अप्लाइंग टू द ट्राइब्यूनल और टू द कोर्ट, गिविंग द रीजंस दैट व्हाई यू वांट टू रिड्यूस द कैपिटल. नाउ द ट्राइब्यूनल विल कॉन्टैक्ट द क्रेडिटर्स. ट्राइब्यूनल किसको कॉन्टैक्ट करेगी? द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड मेक श्योर कि क्रेडिटर्स को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है. अगर क्रेडिटर्स को कोई प्रॉब्लम है द कोर्ट में stop the order. It may not give the order to for the company to reduce the share capital, right? तो ये कोर्ट का काम है ये संतुष्ट करना अपने आप को कि क्रेडिटर्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा करने के बाद ही द ट्राइब्यूनल विल इशू द ऑर्डर टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल. तो एक बार जब कंपनी के पास ये ऑर्डर आ जाएगा टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम को भी रिवाइज करना पड़ेगा, राइट. तो जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है और ये ट्राइब्यूनल की जो ऑर्डर की कॉपी है, इन दोनों को फाइल करना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर. ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अंदर रिवाइज्ड मेमोरेंडम और इस ऑर्डर की कॉपी आपको रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करानी है. हु इज़ गोइंग टू रजिस्टर इट, वो रजिस्टर करेगा इन हिज रजिस्टर, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इशूड टू द कंपनी विद इन 1 month ऑफ रजिस्टरिंग. तो रजिस्ट्रार जिस डेट को रजिस्टर करेगा उसके 1 महीने के अंदर ये जो है द new certificate of registration will be issued to the company, and then the company can reduce the share capital. और उसके बाद ये कई कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है कि and they have to use the word in their name itself and reduced. तो वो ट्राइब्यूनल बताएगा कि उनको यूज़ करना है या नहीं, कि रिडक्शन के बाद कंपनी को अपने नाम में ये शब्द डालना पड़ेगा and reduced. दैट इज़ टू शो कि इस कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया है. तो ऐसा ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, तो हमने देखा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में या तो ऑल्टरेशन होती है या फिर आपकी रिडक्शन होती है. ऑल्टरेशन में देर आर 5 थिंग्स, एंड इन रिडक्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल. यहाँ पे रिडक्शन ज़्यादातर जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे दे विल be related to reduction of share capital. So in the next session we are going to talk about the practical questions related to reduction of share capital.